नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास में। जहां पिछली क्लास में हमने भारत पर होने वाले प्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात की थी। इंडिया पर होने वाले फर्स्ट अरबिक मुस्लिम इन्वेजन के बारे में हमने पढ़ा था। आज और कल की क्लास में हमें भारत पर होने वाले दो तुर्की आक्रमणों को पढ़ना है। इंडिया पर होने वाले टू डिफरेंट टर्किश इन्वेजन को पढ़ना है। पहले महमूद गजनवी और उसके लगभग 200 सालों के बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण का अध्ययन हमें आज की क्लास में करना है। पर उससे पहले हम जरा रिकॉल करते हैं कि हमने कल की क्लास में किन किन बातों पर चर्चा की थी। तो कल सबसे पहले हमने जाना था कि भारत में मुसलमानों की दो अलग अलग शाखाएं आक्रमण करती हैं। इंडिया में इस्लाम की दो अलग अलग ब्रांचेस अटैक करती हैं। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, जिसे इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने भेजा था, वह भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुस्लिम सैनिक था। अतः 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए आक्रमण को भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण माना जाता है। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध की बंदरगाह देवल पर पहला आक्रमण करता है। उस समय सिंध पर चच वंश के राजा दाहिर का शासन था। उनकी राजधानी अरोर थी। मुल्तान, ब्राह्मणाबाद ये प्रमुख शहर थे। देवल पर आक्रमण करने के बाद रेवार का युद्ध होता है। रेवार के युद्ध में राजा दाहिर और कासिम की लड़ाई होती है, जिसमें कासिम को विजय प्राप्त होती है। उसके बाद वो ब्राह्मणाबाद जाता है, जहां वो दाहिर के बेटे जयसिंह को हराता है। फिर वो मुल्तान जाता है। मुल्तान से उसे बहुत बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त होता है, तो मुल्तान को वो स्वर्ण नगरी कहता है। हमने एक कहानी भी पढ़ी थी कि राजा दाहिर की दो बेटियां थीं, एक सूर्या देवी और परमल देवी। इन दोनों को कासिम गिरफ्तार करके खलीफा के पास भेजता है। खलीफा से ये दोनों शिकायत करती हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस बात से रुष्ट होकर के खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे देता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि पूरी की पूरी ये जो जानकारी है ये चचनामा नाम की पुस्तक से मिलती है, जो मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा लिखी गई थी। साथियों, किसी अननोन मिलिट्री पर्सन या फिर कोई अननोन कैंपेनियन था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने वो किताब लिखी थी। अरबी आक्रमण के भारत पर बहुत सारे प्रभाव हुए, क्योंकि लगभग 200-300 सालों तक उस क्षेत्र में अरबियों का शासन बना रहा। जैसे भारत में ऊंट पालन की प्रथा शुरू हुई, कैमल रियरिंग की प्रैक्टिस शुरू हुई, खजूर की खेती, कैमल डेट फार्मिंग की शुरुआत होती है। भारत में इसके बाद दशमलव प्रणाली भारत से अरब जाती है, अरब से यूरोप पहुंचती है। भारत में कई अरबी शब्द भी आए, जैसे मौसम, मानसून, इस प्रकार के नए शब्दों का आगमन भी भारत में हुआ। हमने ये भी देखा कि भारत में हमें कुछ नई प्रथाएं, जैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार अरबी आक्रमण के बाद ही देखने मिलता है। ऑल्दो हमने डिस्कस किया था कि भारत में मुसलमान सबसे पहले 630 एडी में केरल पहुंचे थे, मालाबार तट पर पहुंचे थे, लेकिन वो मुख्य रूप से एक व्यापारी के रूप में, एक ट्रेडर के रूप में पहुंचे थे। लेकिन 712 में जब ये आक्रमण हो गया, सिंध पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब मुसलमानों ने विधिवत रूप से इस्लाम को आगे बढ़ाया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मोहम्मद बिन कासिम वो पहला व्यक्ति था जिसने जजिया नाम का गैर धार्मिक कर लगाया था। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके दिमाग में बड़े अच्छे से स्पष्ट होंगी। अब आज की क्लास में जो चर्चा हमें करनी है, हमें महमूद गजनवी के आक्रमण को डिस्कस करना है। हमें गजनवी के इन्वेजन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ साथियों, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम परिचय की बात करेंगे, फिर हम आक्रमण के कारणों को समझेंगे, हम रीजंस को डिस्कस करेंगे, हम प्रमुख आक्रमणों की बात करेंगे। माना जाता है कि गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, ऐसा इतिहासकार हेनरी एलियट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन हेनरी एलियट, गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। ठीक है, 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। फिर हम ये भी जानेंगे कि गजनवी के साथ कौन कौन से साहित्यकार भारत आए थे, गजनवी के साथ कौन कौन से
स्कॉलर्स इंडिया आए थे। यहाँ से सवाल बनता है, चाहे वो फिरदौसी से सवाल हो, उतबी से सवाल हो या फिर अलबरूनी से सवाल हो, बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं प्यारे दोस्तों। फिर हम महमूद गजनवी से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे और अंततः हम प्रभाव के बारे में बात करेंगे, हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम एक बेस बनाते हैं, पहले हम इसकी फाउंडेशन बनाते हैं और फिर हम इस टॉपिक को डेवलप करेंगे। चलो ध्यान देना और मैप की सहायता से सारी चीजों को समझना। हमने कल आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, एक छोटी सी स्टोरी हमने आपको डिक्टेट की थी कि देखिए, जब सऊदी अरब में इस्लाम की शुरुआत होती है तो यहाँ पर जितने भी मुसलमान थे उन्हें अरबी मुसलमान कहा गया, उन्हें अरबिक मुस्लिम कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म है वो आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे जो इस्लाम रिलीजन है वो स्प्रेड होता चला गया और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा। तो हमने ये जाना था कि ये वो इलाका है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अब ये आगे विस्तार करता है, ये हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर एक इलाके में इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा रीजन टर्किश रीजन कहलाता था, तुर्क क्षेत्र कहलाता था। और ये जो तुर्क क्षेत्र हैं, यहाँ पर अलग अलग जातियां निवास करती थी जिनका कोई विशेष धर्म या जिनकी कोई विशेष मान्यताएं नहीं थी। इन क्षेत्रों पर अरबियों ने आक्रमण किया और यहाँ पर जितने भी तुर्की थे, तो पहले ये क्या करते थे कि ये सैनिकों के रूप में भर्ती होते थे अरबियों के साथ, और इन्हें गाजी कहा जाता था, मतलब धर्म की रक्षा करने वाला। और यहीं से ये जो तुर्की हैं ये धर्म बदल लेते हैं और ये भी इस्लाम में आ जाते हैं। तो ये जो मुसलमान हैं, जो बाद में मुसलमान बने, उन्हें तुर्की मुसलमान कहा गया, उन्हें टर्किश मुस्लिम कहा गया। शुरुआत में ये सैनिक थे, अरबी मुसलमानों के अंतर्गत काम करते थे, पर धीरे धीरे जाकर के इन्होंने भी साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया, इन्होंने भी अपने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में, अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में साथियों एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है प्यारे दोस्तों। ये जो रीजन आप यहाँ देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है। और इस अफगानिस्तान वाले इलाके में एक व्यक्ति अपने शासन को शुरू करता है। एक मिनट देंगे मुझे, हाँ। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार है, अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार है। और अलप्तगीन ने यहां गजनी साम्राज्य की स्थापना की, गजनी एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने अफगानिस्तान में स्थित गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया, अपनी कैपिटल बनाया। तो आप खुद सोच के देखिए कि तुर्की जो कि पहले सैनिकों के रूप में काम करते थे, जिन्हें गाजी कहा जाता था, धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धा कहा जाता था, अब ये बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। और इन्हीं तुर्क सरदारों ने, इन्हीं टर्किश रूलर्स ने या टर्किश मिलिट्री पर्सन्स ने अपने छोटे छोटे एम्पायर्स को बनाना या छोटे छोटे राज्यों को बनाना शुरू कर दिया। और अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने इस क्षेत्र में, लगभग ये बात मैं कर रहा हूं 900 एडी के आसपास की, 900 एडी के आसपास की बात कर रहा हूं, तब अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने अफगानिस्तान में एक साम्राज्य बनाया जिसे गजनवी साम्राज्य कहा जाता है, गजनवी एम्पायर कहा जाता है। और इसमें इस साम्राज्य की जो राजधानी बनी, जो कैपिटल बनी, वो गजनी कहलाई। इस साम्राज्य की जो राजधानी बनी वो गजनी कहलाई प्यारे दोस्तों। दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये याद रखिएगा। अब अलप्तगीन के बाद जो अगला शासक बनता है वो सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति। और सुबुक्तगीन के बाद अगला व्यक्ति आता है, वो महमूद गजनवी है। तो ये तीन अलग अलग शासक हैं। अलप्तगीन का शासन है, अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन है, बीच में एक आध राजा और आया, और फिर महमूद गजनवी है। ये सब कहानी मैं आपको बता रहा हूं 900 से लेकर के 1000 के बीच की, ये 100 सालों का पूरा टाइम पीरियड है, 100 एडी के आसपास का पूरा टाइम पीरियड है। अब सुबुक्तगीन का नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय भारत का ये जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। भारत का ये जो पंजाब वाला एरिया है, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र पर हिंदू शाही वंश का शासन था। इस क्षेत्र पर हिंदू शाही वंश का शासन था।
और हिंदू शाही वंश का शासन था और यहाँ के राजा थे जयपाल, और जयपाल के बेटे का नाम था आनंदपाल। और इनकी जो राजधानी है, इनकी जो कैपिटल है, वो थी उदभांडपुर, या वहिंद के नाम से भी जाना जाता है, उदभांडपुर या वहिंद। तो इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी जो बॉर्डर हैं, वो गजनियों से लगा करती थी। भारत में इस समय अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, इंडिया में इस समय अलग अलग लोगों का शासन है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं साथियों, कि जैसे समझ पाए इस चीज को, कि जो कश्मीर वाला रीजन है, यहां पर रानी दिद्दा का शासन है। हमने पढ़ा था पूर्व मध्य काल में। जो चोल है, यहां राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम का शासन है, राजेंद्र प्रथम का शासन है। ठीक है। वहीं जो अपना ये बुंदेलखंड वाला इलाका है, जेजाक भुक्ति वाला इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका, तो इस क्षेत्र में चंदेल राजा हैं, और एक महान चंदेल राजा हैं जिनका नाम है विद्याधर। हमने पढ़ा भी था, याद करेंगे साथियों, विद्याधर का शासन है। इस क्षेत्र में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार राजा है जिनका नाम है राज्यपाल, उनका शासन चल रहा है। इस तरह भारत के अलग अलग, बंगाल में पाल वंश के राजा महिपाल का शासन चल रहा है। तो भारत में अभी भी क्षेत्रीय स्थायित्व, अस्थिरता बनी हुई है। बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां हैं, जैसे पाल राजा महिपाल हैं, गुर्जर प्रतिहार में राज्यपाल हैं, चंदेल में विद्याधर राजा हैं, चोल में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम है। इस तरह भारत में अलग अलग शासकों का शासन है, इंडिया में अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो अब कहानी हमारी कट टू शॉर्ट, हम वापस से अगर अपने टॉपिक पर आए, कहानी को समझें कि सर ये जो पंजाब वाला रीजन है, यहां इस समय हिंदू शाही वंश के राजा हैं, और हिंदू शाही वंश के राजा का नाम जयपाल है, और इनकी जो सीमाएं हैं ये गजनी से लगती हैं। और जब भी किसी दो राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती हैं, तो ये बात तो तय है कि उनके बीच में वाद विवाद होना तय है, उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट आना तय है। तो इसी क्रम में ध्यान देंगे साथियों, सुबुक्तगीन ये भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम शासक है, और यह आक्रमण करता है पंजाब में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर, और वो जयपाल को हरा भी देता है। तो जिस तरह से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर इन इंडिया, लाइकवाइज भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल तुर्की आक्रांता सुबुक्तगीन है। फर्स्ट टर्किश मुस्लिम इन्वेडर सक्सेसफुल इन इंडिया वॉज सुबुक्तगीन। तो ये याद रखना, महमूद गजनवी पहला सफल तुर्की आक्रांता नहीं है, पहला सफल तुर्की आक्रांता सुबुक्तगीन है। फर्स्ट सक्सेसफुल टर्किश मुस्लिम इन्वेडर वॉज सुबुक्तगीन। और फिर साथियों, सुबुक्तगीन के बाद अगला जो राजा बनता है वो महमूद गजनवी बनता है, और महमूद गजनवी भारत पर लगभग 17 आक्रमण करता है, ऑलमोस्ट 17th अटैक करता है, 17 आक्रमण। अब वो क्या है, कैसे है, इस कहानी को हम जानेंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपके दिमाग में एक बेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहां पर अलप्तगीन के द्वारा गजनवी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। सुबुक्तगीन राजा बनता है, वो उसका दामाद था, गुलाम था। फिर महमूद गजनवी राजा बनता है, पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासन है। ये सारी चीजें बेस एटलीस्ट आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। एक बात मैं आपको जरूर बता दें साथियों कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको PDF मिलेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे अलग अलग कोर्सेस हमारी एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। ये डिफरेंट कोर्सेस हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल लगा करके साथियों। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये परिचय में जैसा हमने अभी पढ़ा उसी बात को यहाँ लिखा गया है। ध्यान दें कि 932 AD में अलप्तगीन नाम
के तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनवी बोलते हैं साम्राज्य को, और गजनी जो अफगानिस्तान में है उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 977 में 977 में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था, सफल आक्रमण करने वाला। फर्स्ट टर्किश मुस्लिम टू अटैक इंडिया, फर्स्ट टर्किश मुस्लिम टू अटैक इंडिया। ठीक है। फिर इसके बाद साथियों पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। राजधानी इनकी उद्भांडपुर या वहंद थी, जैसा हमने अभी बताया। फिर 998 यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 998 में सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। महमूद गजनवी who was the son of सुबुक्तगीन became the ruler of गजनी डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। और ये शुरुआत से ही बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत एम्बिशियस रूलर था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये एक्सपेंशन करना चाहता था। इसने जो काम किए वो समझिएगा। सबसे पहले इसने बगदाद के खलीफा से अलग अलग उपाधियां ली। खलीफा अभी भी महत्वपूर्ण है, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म गुरु है, खलीफा। तो खलीफा से 3 उपाधियां ली। सबसे पहले यामीन उद्दौला, अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। दूसरा अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम, अमीन उल मिल्लत। और तीसरा सुल्तान। साथियों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। He was the first Muslim ruler who was connected to India to hold the title of Sultan। और इसके बाद सुल्तान का जो पद है वो पूरे दिल्ली सल्तनत में रहेगा। सुल्तान के पद का त्याग करेंगे मुगल। मुगल एक नई उपाधि लेकर के आएंगे, बादशाह की उपाधि। तो प्रथम व्यक्ति, प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी या सुल्तान का टाइटल लिया था, वो महमूद गजनवी था। इसके अलावा वो अपने आप को गाजी बोलता था, वो अपने आप को बुत शिकन बोलता था, मूर्ति तोड़ने वाला। बुत शिकन का अर्थ होता है मूर्ति तोड़ने वाला। और इसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए और ये 17 आक्रमण इसने खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए। साथियों खैबर दर्रा ये हिंदू कुश की पहाड़ियों में खैबर, गोमल और बोलन दर्रा है। खैबर दर्रे का प्रयोग महमूद गजनवी ने किया था, जबकि गोमल और बोलन दर्रे का प्रयोग मोहम्मद गौरी ने किया था। खैबर दर्रे का प्रयोग महमूद गजनवी ने किया था, जबकि गोमल और बोलन दर्रे का प्रयोग मोहम्मद गौरी ने किया था। ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। कहानी बड़ी सिंपल है साथियों। सबसे पहले अलप्तगीन राजा बनता है, अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन राजा बनता है और सुबुक्तगीन पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की बनता है। सुबुक्तगीन के बाद 998 में 998 में उसका बेटा महमूद गजनवी राजा बनता है। और जब महमूद गजनवी राजा बनता है वो बगदाद के खलीफा के पास जाता है और कुछ उपाधियां लेकर के आता है, जैसे सुल्तान, पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। फिर यामीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। फिर अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम। इस प्रकार की उपाधियां वो धारण करता है, इस तरह के टाइटल्स वो लेता है। प्यारे दोस्तों इस तरह की उपाधियां वो धारण करता है। वो अपने आप को बुत शिकन कहता है, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला, द आइडल ब्रेकर। क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा को नहीं माना गया, जबकि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो चुका था। तो मूर्ति तोड़ करके वो ये दिखाना चाह रहा था कि मैं इस्लाम का फॉलोवर हूं। तो वो अपने आप को बुत शिकन बताता है, मूर्ति भंजक बताता है, गाजी अर्थात धार्मिक योद्धा, वो अपने आप को गाजी कहता है। और उसने भारत पर जो अधिकांश आक्रमण किए वो खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए। ये भी आपको याद रखना है साथियों, खैबर पास का प्रयोग करके किए। अब हमें यह समझना है कि ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि 17 आक्रमण किए, पर क्यों आखिरकार ये आक्रमण किए? अगर हम मैप में इस पूरी बात को समझें, मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करें, तो सर आपने अभी हमने डिस्कस किया
कि जो महमूद गजनवी है, इसने खैबर दर्रे का प्रयोग करके, ये दर्रा है जिसका नाम है खैबर पास, खैबर दर्रा, इसका प्रयोग करके भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए, 17 अटैक्स किए, 17 आक्रमण किए, 17 अटैक्स। ऐसा हेनरी एलियट लिखते हैं जो एक इतिहासकार है। सवाल यह है कि आखिर भारत पर आक्रमण करने की वजह क्या थी, कारण क्या थे? तो कारणों को जरा समझने का प्रयास करें। एक कारण धन प्राप्ति, वेल्थ, भारत की वेल्थ जो कि बहुत ज्यादा थी। दूसरा कारण साथियों इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार, प्रोरोगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोरोगेशन ऑफ इस्लाम। तीसरा कारण उसे साम्राज्य विस्तार करना था, उसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत है साथियों, यहां अफगानिस्तान है, तो वो कभी भी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था। He never ever had the intention to establish the empire in India. वो कभी भी भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था। He never had the intention to establish empire in India. उसे बस भारत से पैसा चाहिए था, उस पैसे से उसे एक बहुत बड़ी सेना बनानी थी और उस सेना का प्रयोग उसे पश्चिम में विस्तार करने के लिए लगाना था। वो वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, और आप कहें कि सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए देखें, वो भारत आता है, भारत को लूटता है, भारत से चला जाता है, वो भारत में शासन की स्थापना नहीं करता, वो इंडिया में एम्पायर को एस्टैब्लिश नहीं करता प्यारे साथियों। तो ये बात भी याद रखने की है। तो साम्राज्य विस्तार भारत में कभी भी उद्देश्य नहीं था। वो इस पैसे से क्या करना चाहता था? वो इस पैसे से पश्चिम में विस्तार करना चाहता था, वेस्ट में एक्सपेंशन करना चाहता था। साथ में वो भारतीय सीमा से लगता था, तो कहीं ना कहीं रक्षा भी एक उद्देश्य था कि हम अपना डिफेंस भी कर सकें, ऐसा ना हो कि कभी भारतीय राजा गजनई पर आक्रमण करते। तो ये चार मोटे मोटे उद्देश्य उसके आक्रमण के थे, ये चार बड़े उद्देश्य उसके आक्रमण के थे। तो जैसा यहाँ लिखा है कि इतिहासकार हेनरी एलियट कहते हैं कि गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। धन प्राप्ति एक उद्देश्य था ताकि मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार कर सके, सेंट्रल एशिया में एक्सपेंड कर सके अपने एम्पायर को, भारतीय गुटसे राज्य की रक्षा कर सके, भारतीय राज्य अटैक ना कर दे तो प्रोटेक्ट कर सके स्टेट फ्रॉम द इंडियन स्टेट, इस्लाम का प्रचार। साम्राज्य स्थापना कभी भी उद्देश्य नहीं था। एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट वाज नेवर इंटेंटेड। ये याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। कल की क्लास में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, आज दोबारा से ये वाला पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां तक मैं मान के चलूंगा कि आपको सारी कहानी समझ में आ गई। अब तक जो हमने आपको बताया, एक बैकग्राउंड बताया कि कैसे महमूद गजनवी की उत्पत्ति होती है, कैसे ओरिजिन होता है, सुबुक्तगीन के बारे में बताया, पंजाब के हिंदू शाही वंश के बारे में बताया, जयपाल उसका बेटा आनंदपाल, अभी एक छाछ का युद्ध हम डिस्कस करेंगे, हमने कश्मीर की रानी दिद्दा के बारे में बताया, यह भी आपको बताया कि इस समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर किनका शासन था, हमने गजनवी के आक्रमण के कारण भी समझ लिए कि वाई गजनवी अटैक्ड इंडिया। हमने ये भी डिस्कस किया कि महमूद गजनवी जब 1998 में 998 में रूलर बनता है तब वो 3 अलग अलग उपाधियां लेता है, 3 डिफरेंट टाइटल्स अक्वायर करता है फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। अमीन उल मिल्लत की उपाधि है, सुल्तान की उपाधि है, यामीन उद्दौला की उपाधि है। ये 3 अलग अलग उपाधियां वो लेता है। इसके अलावा वो अपने आप को गाजी और बुत शिकन के नाम से भी बुलाता है। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। उसने मुख्य रूप से खैबर दर्रे का प्रयोग किया भारत पर आक्रमण करने के लिए साथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि सर अगर उसने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं, अगर उसने इंडिया पर 17 अटैक कैरी किए हैं,
तो किन किन क्षेत्रों पर या भारत के किन किन इलाकों पर उसने आक्रमण किया है, यह बात समझने की बहुत आवश्यकता है। तो चलें इसका प्रयोग भी हम मैप के थ्रू, देखो 17 के 17 आक्रमण हमें याद नहीं करने हैं। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत गहरे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं साथ ही। तो हमें 6 या 7 महत्वपूर्ण आक्रमण डिस्कस करने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहला आक्रमण कहाँ किया, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया, जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, सारे आक्रमणों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक एक करके समझते हैं और फिर मैप में उनको हम कोड भी करेंगे। देखें तो पहला जो आक्रमण है, जो पहला अटैक है साथियों, वो हिंदू शाही राज्य के निकट पेशावर और अन्य इलाकों पर 1000 एडी में करता है। तो बस हमें यहां से एक ही सवाल बनता है कि महमूद गजनवी ने भारतीय क्षेत्रों पर पहला आक्रमण कब किया। तो राजा बनने के 2 साल के बाद 1000 में, सन 1000 में, ईयर 1000 एडी में वो इंडिया पर पहला अटैक कैरी करता है और वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। वो जो इलाके होते हैं, जो फ्रंटियर स्टेट होते हैं, उन पर अटैक करता है। छोटे छोटे राज्य वहां पर थे, जैसे मुल्तान वगैरह पर किसी का शासन था, करमाथी मुसलमानों का शासन था, तो उन पर वो आक्रमण करता है, छोटे आक्रमण करता है। फिर साथियों 1001 में उसका दूसरा आक्रमण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर 1001 एडी में वो इंडिया पर सेकंड अटैक कैरी करता है और ये आक्रमण वो हिंदू शाही राजा जयपाल पर करता है। जयपाल इसमें हार जाते हैं और जयपाल जब हार जाता है तो इसके बाद वो उसके बेटे आनंद पाल के साथ छाछ का युद्ध करता है। हालांकि बीच में लगभग 4 से 6 सालों का अंतर है, वो 1006 में करता है और जयपाल हारने के बाद आत्महत्या कर लेता है साथियों। तो ये 2 आक्रमण हमें समझ में आए कि सर पहला आक्रमण उसने, ये जो सीमावर्ती इलाके थे, यहाँ करमाथी मुसलमानों का शासन था, तो लगभग 1000 एडी में इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण वो इस इलाके में करता है, यहाँ ये जो पंजाब वाला इलाका है, जैसा हमने डिस्कस किया कि पंजाब वाले इलाके में हिंदू शाही वंश के राजा, हिंदू शाही वंश का शासन था। यहाँ के राजा का नाम यहाँ के राजा का नाम जयपाल था साथियों, जयपाल। और जयपाल का जो बेटा है, इसका जो सन है, इसका जो बेटा है, उसका नाम आनंदपाल था। तो 1000 में जयपाल के 1002 में 1002 में, ठीक है, 1001 में, माफ कीजिएगा, 1001 में वो जयपाल पर आक्रमण करता है। जयपाल इसमें हार जाता है और फिर वो आत्महत्या कर लेता है साथियों, सुसाइड कमिट कर लेता है। और लगभग 1006 के आसपास आनंदपाल से उसका छाछ का युद्ध होता है और इस युद्ध में आनंदपाल की भी हार हो जाती है। तो ये इसके शुरुआती आक्रमण हैं जो उसने पंजाब के क्षेत्र पर किए थे, हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल, आनंदपाल, ये आपको याद रखना है। अब सीधा हम चर्चा करेंगे उसके अगले आक्रमण की, और वो आक्रमण होता है 1014 में। 1014 में वो हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण करता है। और ये बात इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अब तक भारत पर आक्रमण तो हुए थे, इंडिया पर अटैक तो हुए थे, लेकिन कोई भी भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं आया था। महमूद गजनवी वास्तव में पहला मुस्लिम शासक था जो भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आक्रमण करता है, जो कि इंडिया के इंटीरियर में अटैक करता है। तो 1014 में उसने हरियाणा पर आक्रमण किया और यहां भगवान कृष्ण के चंद्र स्वामिनी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। यहां भगवान कृष्ण के चंद्र स्वामिनी मंदिर को नुकसान पहुंचाया साथियों। वहीं 1018 में वह गंगा घाटी कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज पर आक्रमण करने वाला यह पहला शासक था। यहां गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल का शासन और बहुत लूटता है। मथुरा के बारे में तो उत्बी भी लिखता है कि मथुरा का वैभव पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है, इससे ज्यादा वैभव वाला शहर मैंने नहीं देखा। और ये बुरी तरह से कन्नौज और मथुरा को लूटता है। राज्यपाल कुछ नहीं करता साथियों, राज्यपाल कुछ भी नहीं करता इस पूरे घटनाक्रम में। तो ये उसके 2 और महत्वपूर्ण आक्रमण। फिर 1019 और 20 में वो कालिंजर पर आक्रमण करता है, लेकिन
यहाँ चंदेल राजा विद्याधर कड़ा प्रतिरोध करते हैं, बहुत कड़ा प्रतिरोध करते हैं इसके आक्रमण का। तो ये कहा भी जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे अधिक प्रतिरोध किया, तो चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया था, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस किया था साथियों, बहुत रेजिस्ट किया था। तो ये 3 आक्रमण आपको पता होने चाहिए, ये 3 अटैक आपको पता होने चाहिए। तो एक आप याद रख लें, ये हरियाणा वाला रीजन है, ठीक है, 1014, ठीक है, 1014 में थानेश्वर, वही थानेश्वर जहां एक समय हर्षवर्धन जैसे राजा हुए। तो यहां पर भगवान कृष्ण के मंदिर को वो नुकसान पहुंचाता है, चंद्र स्वामिनी मंदिर। यही सवाल बनते हैं, ठीक है, चंद्र स्वामिनी मंदिर, ये याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़े तो गंगा घाटी क्षेत्र पर ये कन्नौज वाला इलाका है साथी, कन्नौज और मथुरा, कन्नौज और मथुरा, इस क्षेत्र पर वो आक्रमण करता है। और गंगा घाटी क्षेत्र में आक्रमण करने वाला वो प्रथम मुस्लिम बनता है, फर्स्ट मुस्लिम। और यहां पर इस समय गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल का शासन है। आगे जाता है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जाता है, इस इलाके में, यहां वो चंदेल राजा विद्याधर से उसका युद्ध होता है, विद्याधर से उसकी लड़ाई होती है। वो कड़ा प्रतिरोध करते हैं विद्याधर, कड़ा प्रतिरोध। डेट याद रहे ना रहे, पर ये नाम याद होने चाहिए, विद्याधर का, राज्यपाल का, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। यहां से प्रश्न बनते हैं, बड़े सीधे प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण अटैक पर, जो उसने 1025 में किया था। ये उसका 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण। और ये आक्रमण होता है गुजरात में, अरब सागर के किनारे स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर। यह सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। सोमनाथ में भगवान शिव के मंदिर पर आक्रमण होता है। इस समय गुजरात में चालुक्य राजा भीम प्रथम का शासन था। सिंधु नदी पर फिर जाटों ने इसे लूटा भी साथियों, और 1027 में मुल्तान के पास खोखरों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए आखिरी इसका अभियान होता है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब जरा समझने की कोशिश करेंगे, इस अटैक को समझने की कोशिश करेंगे। अगले मैप में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से अधिकांश सवाल बनते हैं साथियों, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये जो इलाका है, यहां पर आप देख पाएंगे कि इस इलाके में सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ मंदिर को। तो सोमनाथ मंदिर पर यह 1025 में आक्रमण करता है, 1025, और ये इसका 16वां आक्रमण था, 16th अटैक था। ये याद रखेंगे कि सोमनाथ जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, उस समय यहां पर राजा भीम प्रथम का शासन है, भीम फर्स्ट। और ये चालुक्य राजा है, चालुक्य किंग, चालुक्य वंश के राजा है। और सोमनाथ को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है सोमनाथ मंदिर को। अब सोमनाथ मंदिर के बारे में भी कुछ बातें याद रखिएगा, यहां से सवाल बनता है साथियों, तो अलग से मैंने रखा भी है। ये सोमनाथ का महान मंदिर है, जहां आज बड़ा बढ़िया कॉरिडोर बना दिया है, ये अरब सागर आपको पीछे दिखाई देगा। सोमनाथ मंदिर के बारे में बात यह है कि सोमनाथ मंदिर को बहुत लोगों ने नुकसान पहुंचाया, सब बहुत लोगों ने। जैसे सबसे पहले महमूद गजनवी ने, उसके बाद एक अलफ खान का नाम आता है, अहमद शाह का नाम आता है, शम्स खान का नाम आता है, मुजफ्फर खान है, तातर खान है, औरंगजेब है। इन सभी ने सोमनाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, इन सभी ने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा है। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग लोगों ने सोमनाथ मंदिर को रिपेयर कराया। जैसे सबसे पहली बार सोमनाथ मंदिर को रिपेयर कराता है चालुक्य राजा भीम प्रथम। जब
महमूद गजनवी तोड़फोड़ करके चला जाता है, लूट करके चला जाता है। तब चालुक्य राजा भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर को रिपेयर कराते हैं, वो इसका पुनरुद्धार करवाते हैं। इवन अल-बरूनी ने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख किया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने, याद रखिएगा साथियों, अहिल्याबाई होलकर ने 1765 में सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और अंतिम बार, आखिरी बार जो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है वो वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था 1950 में। लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही श्री वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा वहां पर 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि सोमनाथ मंदिर में स्वतंत्रता के बाद प्राण प्रतिष्ठा किसने की। तो हमें लगता है कि यार चूंकि पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने करवाया तो शायद उन्हीं ने ही पुनर्स्थापना प्राण प्रतिष्ठा भी की थी, पर ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा उस समय भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हालांकि आखिरी बार जो इसका रिजुविनेशन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया है। तो ये सोमनाथ मंदिर की कहानी है, सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री है जो आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, फिर अंततः 1027 में 1027 में वो खोखर जो कि एक जाति थी उनके खिलाफ आखिरी अटैक करता है और फिर वो वापस गजनी चला जाता है और गजनी में ही 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो साम्राज्य मिट जाता है, धीरे धीरे वो एम्पायर खत्म हो जाता है। तो ये महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण थे। अब हम कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं कि महमूद गजनवी के समकालीन कौन कौन से साहित्यकार हुए, उसके कंटेम्पररी कौन कौन से प्रमुख स्कॉलर हुए। तो उसमें पहला नाम आता है फिरदौसी का, उसमें पहला नाम आता है फिरदौसी का। फिरदौसी ने जो किताब लिखी वो है शाहनामा। ये फारस का एक महान ग्रंथ है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है और फिरदौसी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, कश्मीर को हेवन ऑफ द अर्थ कहा है। मैं कहानी बताता हूँ आपको फिरदौसी की। कहा जाता है कि फिरदौसी को किताब लिखने के लिए राजा ने कहा था कि वो सोने की मोहरें देगा, लेकिन राजा सोने की मोहरें नहीं देते हैं। फिरदौसी इस बात से दुखी हो जाता है बहुत। फिरदौसी ने लेकिन जो किताब लिखी शाहनामा वो महान फारसी साहित्य है, ग्रेट पर्शियन एपिक है और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा गया, होमर ऑफ ईस्ट। सर होमर कौन है? होमर एक महान ग्रीक विद्वान थे साथियों। होमर एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे। उन्होंने दो बड़ी किताबें लिखी हैं, एक ओडेसी और एक एलियाड। पढ़िएगा कभी समय मिले, ओडेसी और एलियाड ये ग्रीक भाषा के दो महानतम साहित्य माने जाते हैं, ओडेसी और एलियाड। तो उनसे तुलना की गई है फिरदौसी की। तो फिरदौसी को पूर्व का होमर, होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जिन्होंने शाहनामा नाम की किताब लिखी और उसमें कश्मीर को उन्होंने पृथ्वी का स्वर्ग कहा। अगला नाम आता है उत्बी। उत्बी से हमेशा सवाल बनता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी। तो याद रखेंगे महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार का नाम था उत्बी। ठीक है, और इसने एक किताब लिखी तारीख ए यामनी। फिर अगला नाम है बैहाकी का। बैहाकी को पूर्व का पैप्स कहा जाता है। इसने तारीख ए सुबुक्तगीन नाम की किताब लिखी साथियों। बैहाकी जिसने तारीख ए सुबुक्तगीन नाम की किताब लिखी। तो उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है। ये भारत में लगभग 10 वर्ष रहा। ये पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत भाषा और पुराणों का अध्ययन किया था। He was the first Muslim who studies संस्कृत लैंग्वेज एंड द पुराण। इसने किताब लिखी अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में, किताब उल हिंद। ख्वारिज्म अभियान में अल-बरूनी भारत आया था। इस किताब का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया, अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने किया। अल-बरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, उसमें किताब में धार्मिक चीजें देखने के लिए मिलती हैं और उसने एक लिपि का उल्लेख किया कि भारत में इस समय सिद्ध मातृका नाम की एक लिपि चलती थी। तो अल-बरूनी पहला मुस्लिम था जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और पुराणों का अध्ययन किया था। पहला मुसलमान था साथियों।
ठीक है। और किताब का नाम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी। तो ये कुछ और बातें हैं। कुछ और तथ्य याद रखिएगा कि सेना में तिलक नाम का हिंदू सेनापति था। संस्कृत और अरबी मुद्रा लेखों के साथ चांदी के सिक्के चलवाए, जिन्हें दिरहम कहा जाता था, जिसमें एक तरफ अरबी में लिखा रहता था, दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा रहता था। एक तरफ अरेबिक है, एक तरफ संस्कृत है। दिरहम नाम के चांदी के सिक्के भी इसने चलाए थे। जैसा हमने बताया कि जब महमूद का आक्रमण हुआ तो चंदेल राजा विद्याधर थे। मुल्तान में दाऊद नाम के करमाथी शिया संप्रदाय का शासन था। कश्मीर में रानी दिद्दा, कन्नौज में प्रतिहार राजा राज्यपाल, बंगाल में महिपाल और चोल में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। महमूद ने लाहौर और मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिलाया। 1008 में पंजाब के शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में पराजित किया। मैंने 1006 बोल दिया था, वो 1008 है। अगेन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, छाछ का युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। उत्बी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा कि एक ऐसा शहर जिसका वैभव स्वर्ग के समान है, और फिरदौसी ने कश्मीर को स्वर्ग कहा था, फिरदौसी ने अपनी किताब शाहनामा में। तो ये भी कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे सवाल यहां से बन जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस आक्रमण के भारत पर प्रभाव क्या हुए, क्या क्या इसका इम्पैक्ट हुआ। तो आक्रमणों में साथियों खैबर दर्रा हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। भारतीयों की आपसी फूट और सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई। भारी मात्रा में धन संपदा की लूट की गई, नरसंहार किया गया। गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर जो है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। और मुख्य रूप से आप देखेंगे ये वो समय है जब ये जो क्षेत्र है जहां वर्तमान पाकिस्तान है, इसी समय इस्लाम का प्रचार बड़े पैमाने पर होता है। पंजाब भी तुर्कों के नियंत्रण में चला गया क्योंकि उसने लाहौर और मुल्तान को अपने राज्य गजनी में मिला लिया था। और तुर्कियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के धनुष को इस्तेमाल किया जाता था जिसे नावक कहते थे। तो खैबर पास वेंट इनटू द हैंड ऑफ फॉरेनर्स। The internal division and military weakness of the Indian became apparent. A huge looting of wealth and massacre. Ghaznavi attacked the city Lahore. Lahore became the center of Persian culture. Punjab came under the control of Turk. Turk used a special type of bow which is called Navak in the पर्शियन। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है साथियों। एट द एंड जो प्रमुख तथ्य हैं वो यही है कि उसने आक्रमण कहाँ किया, कब किया, उसकी उपाधियां क्या थी, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हमने शुरुआत यहां से की कि अफगानिस्तान में अलप्तगीन के द्वारा गजनवी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। वहां गजनी को वह अपनी राजधानी बनाता है। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन पहला तुर्की मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण करता है। उसने भारत में पंजाब में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा 998 में 998 में गजनवी का अगला राजा बनता है। वह पहला व्यक्ति था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान के अलावा यामीन उद्दौला, अमीन उल मिल्लत, गाजी और बुत शिकन जैसी उपाधियों को वो धारण करता है। हेनरी एलियट कहते हैं कि खैबर दर्रे का प्रयोग करके उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य कभी भी भारत में साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। धन लूटने के उद्देश्य से, इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण उसने हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सन 1000 में किया। सन 1001 में उसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल उसमें हार गया। हारने के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली। हिंदू शाही वंश की राजधानी उस समय वहिंद या उद्भांडपुर हुआ करती थी। जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ 1008 में छाछ का युद्ध हुआ। इसमें आनंदपाल की हार होती है। 17 आक्रमणों में उसका एक आक्रमण थानेश्वर हरियाणा पर था, लगभग 1014 के आसपास। थानेश्वर हरियाणा में स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर चंद्र स्वामिनी मंदिर को वो नुकसान पहुंचाता है। ये पहला शासक था जिसने गंगा घाटी क्षेत्र में आक्रमण किया। गंगा घाटी क्षेत्र में कन्नौज और मथुरा वाले इलाके पर आक्रमण करता है। उस समय गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल का शासन था जिसने प्रतिरोध नहीं किया और मथुरा को लूटने दिया।
मथुरा के बारे में उद्बी लिखता है कि इसका वैभव स्वर्ग के समान था। आगे बढ़ता है कालिंजर अभियान की तरफ, जहां चंदेल राजा विद्याधर उसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया, जो गुजरात में स्थित था। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था। उसने मंदिर को तोड़ा, बहुत लूट की, बाद में भीम प्रथम ने उसको रिपेयर कराया। सोमनाथ मंदिर पर कई लोगों ने आक्रमण किया, औरंगजेब भी उन्हीं में से एक था। अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनरुद्धार कराया और अंततः सरदार पटेल ने 1950 में उसका पुनरुद्धार कराया और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की। साथी, लाहौर फारसी विद्या का केंद्र बन गया। पूरे पंजाब, खैबर दर्रे, इन सब पर मुसलमानों, तुर्कों का अधिकार हो गया और इस तरह महमूद गजनवी की कहानी समाप्त होती है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। पूरा मैंने रिकॉल भी करा दिया आखिर में। कल हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।